गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, सकुशल होंगे। अब जो बड़े भाई साहब का पेंडिंग जो चैप्टर रहता है उसको रीड करते हैं। यहाँ से देखिएगा, फिर सालाना इम्तिहान हुआ, यानी कि पहले भी परीक्षा हुई थी और फिर हुई एनुअल एग्जामिनेशन, और कुछ फिर ऐसा संयोग होगा कि मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। यानी कि जो लेखक था ना वो पास हो गए और उसके भाई साहब फिर से फेल हो गए। जबकि वो बताता है, क्या कहता है कि मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। मेरे भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम किया। कोरस का एक एक शब्द तक चाट गए, यानी कि एक एक शब्द उन्होंने रट लिया। 10 बजे रात इधर, 4 बजे सुबह से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, पर बेचारे फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? मुझे उन पर बड़ी दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना अधिक दुख न होता, पर विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब सिर्फ एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में तब एक कुटिल भावना उदित हुई कि कहीं भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वे किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। पर मैंने इसको दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वे मुझसे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है, पर यह शायद उनके उपदेशों का ही प्रभाव है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उनका नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी भी स्वतंत्रता आज़ादी बढ़ी। मैं उनकी इस सहसीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझसे कुछ ऐसी धारणा मुझ में कुछ ऐसी धारणा पैदा हुई कि मैं पास हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी किस्मत बलवान है। इसलिए भाई साहब के भय से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोई उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और सारा दिन पतंगबाजी की भेंट होता था। तो भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनसे नजर बचाकर कनकोई उड़ाता था। अदब होता इज्जत करना, मान सम्मान करना। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट आदि की तैयारी आदि की समस्याएं, सब बातें गुप्त रूप से हल हो जाती थी। मैं भाई साहब को यह शक न करने देना चाहता था कि उनका आदर और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहासा दौड़ा जा रहा था। आंखें सामने की तरफ थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक मतलब पतंग जो उड़ रहा था उसकी ओर, जो हवा में मंद गति से झूमता पतन की ओर, पतन होता नीचे गिरना, पतन की ओर चला आ रहा था। जैसे कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से कुछ नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे तथा झाड़ूदार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ आ रही थी। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी जैसे उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है। न तो मोटर कारें हैं, न ट्राम हैं और न ही गाड़ियां। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से वापस लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और बड़े उग्र भाव से, उनकी बड़ी सख्ती से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के पतंग के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं की जमात में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पद पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट अथवा सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं पास हमारे नेता और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े लोग उनकी मातहती में काम करते हैं और उसी 8वीं दर्जे में पहुंचकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोई के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस बात पर बड़ा दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वे जहन किस काम का जो समय पर अपने आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साहब
से केवल एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है, तो यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 वर्ष बड़ा और आज तुम चाहो मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले वर्ष तुम मेरी समकक्ष हो जाओगे, यानी कि मेरी क्लास में आ जाओगे और शायद 1 वर्ष बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। किंतु मुझसे और तुमसे जो 5 साल का फर्क है, उसे क्या तुम खुदा भी चाहे तो मिटा नहीं सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तो तजुर्बा है, उसकी तुम बराबरी नहीं कर सकते। फिर चाहे तुम MA और DPhil डी और लिट ही क्यों न हो जाओ, कोई समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। यानी कि जो जिंदगी में एक्सपीरियंस होता है ना, उससे मनुष्य ज़्यादा सीखता है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और अपने दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं गए। यह हम दोनों चाहे सारे जहान की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने तथा सुधारने का अधिकार सदा रहेगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उनको दुनिया का हमसे अधिक तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस प्रकार की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह रचाए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बातें चाहे उनको न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिन सब का ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, परंतु तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न भेजे, न घबराएं, न बदहास हो। पहले खुद ही मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उससे अगर सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना तक नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो रुपया दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर देते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं। हमारा नाश्ता बंद हो जाता है और नाई और धोबी से मुंह चुराने लगते हैं। फिर जितना आज तुम और हम खर्च कर रहे हैं, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत नामी के साथ निभाया है और परिवार का पालन किया है, जिससे सब मिलाकर 9 आदमी। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ MA भी नहीं, ऑक्सफोर्ड के हैं पूरे, यहाँ के तो हैं भी नहीं, बाहर से उन्होंने MA की हुई है। पूरे 1000 रुपये पाते हैं, किंतु उनके घर का इंतजाम कौन करता? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले स्वयं घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, बहुत कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने घर का प्रबंध अपने हाथ में लेकर किया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान, यह गुरूर अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे नजदीक आ गए हो, अब स्वतंत्र हो। मेरे होते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम ऐसा न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। वो बीच में थप्पड़ दिया था, कहता मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, यानी कि मैं उनकी इस नई युक्ति के आगे मन मस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने अपनी सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोले, मैं कन को उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे ऊपर है। संयोग से उसी समय कटा हुआ कनकोया हमारे ऊपर से होकर गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का दल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो इस लेसन में सीखा कि ये जो उम्र है जिंदगी में मनुष्य की, जो उसकी आयु है, वो बहुत कुछ सिखाती है। केवल शिक्षा ग्रहण करने से मनुष्य में परिपक्वता नहीं आती। वर्ड मीनिंग से तालीम, शिक्षा, सीख, पुख्ता, मजबूत, कठोर, तंबीह, डांट, ठपक, फटकार, सामंजस्य, तालमेल, मसलन उदाहरणतः जैसे कि इबारत, लेख रचना, चेष्टा, कोशिश या प्रयत्न, जमात तथा कक्षा या श्रेणी,
हरफ होता अक्षर या शब्द, मेहनत होता मेहनत परिश्रम, लताड़ होता डांट फटकार या फटकार, शुक्तिबाण होता व्यंग्यात्मक कथन तीखी बातें, प्लान होता योजना या स्कीम, अमल करना होता पालन करना, मानना अवहेलना होता तिरस्कार या उपेक्षा करना, नसीहत होता सलाह या मशविरा, फजी होता अपमान अनादर, तिरस्कार होता अपेक्षा, सालाना इम्तिहान होता वार्षिक परीक्षा अंतिम परीक्षा, लज्जास्पद होता सर्वनाक और शरीक होता शामिल या सम्मिलित होना, आंतक होता भय डर और अव्वल होता है प्रथम। ठीक है। आधिपत्य साम्राज्य प्रभुत्व एकाधिकार, स्वाधीन स्वतंत्र आजाद, महीप होता राजा या भूपति, कुकर्म होता है बुरा काम, अभिमान घमंड या दर्प, मुमतहीन परीक्षक जांचने वाला, प्रयोजन होता है उद्देश्य अर्थ, खुरापत होता है व्यर्थ की बातें बेकार की बातें, हिमाकत होता है बेवकूफ़ी मूर्खपन, किफ़ायत बचत, दुरुपयोग अनुचित उपयोग या बेकार, निस्वाद होता है जिसका कोई स्वाद न हो, बिना स्वाद का फीका, ताजुब आश्चर्य हैरानी टास्क और आश्चर्य हैरानी टास्क होता कार्य या काम, जलील होता है अपमानित करना बेइज्जत करना, प्राणांतक होता प्राण लेने वाला या प्राणों का अंत करने वाला मार्ग, कांतिहीन होता चेहरे पर चमक न होना बुझा हुआ चेहरा, स्वच्छंदता आज़ादी या मुक्ति, सहिष्णुता सहनशीलता, कनको होता पतंग, अदब होता इज्जत या मान, जहीन प्रतिभावन बुद्धिमान, तजुर्बा अनुभव, बदहवास बेहाल या लड़खड़ाया सा, और मोहताज होता है आश्रय या सहारे यानी कि किसी का गुलाम या किसी के सहारे रहना। तो आपने इस लेसन में जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे प्लीज़ उनको नोटबुक में लिख लेना अपने अच्छी सी राइटिंग में, और इस लेसन को प्लीज़ 2-3 बार रीड करना, इसके वर्ड मीनिंग्स याद करना, इस पार्ट को समझने का प्रयास करना और क्वेश्चन आंसर इसके आप याद कर लेना और नोटबुक में लिख लेना। इसी के साथ आपका धन्यवाद।